नमस्कार साथियों, मैं कृतिका पारिक आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं आरबीएसई बोर्ड की भाग ब यानी कि पार्ट बी की इकाई 1 चैप्टर नंबर 1 संविधान की विशेषता। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, मौलिक अधिकारों को डिस्कस कर रहे थे और हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार की। बिल्कुल, समानता के अधिकार में मैं आपको बता रही थी कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 18 के तहत क्या खत्म करने की बात करता है? उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। तो हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से, अगर आपको मेरा ये यूट्यूब का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे अपनी क्वेरी और अपने क्वेश्चन लिखिएगा। मैं जल्दी से जल्दी 24 आवर्स के अंदर अंदर उन आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार जो है हमको क्या करता है? उपाधियों को खत्म करने की बात करता है। इंग्लिश में बोले तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, उपाधियों को खत्म करने की बात, इससे हम क्या समझते हैं? उपाधियों को खत्म करने की बात से हम यह समझते हैं, देखिए जब ब्रिटिश का जब शासन था, भारत गुलाम था, तो ब्रिटिशर्स अगर किसी से भी खुश हो जाते थे ना तो वो उनको क्या कर देते थे? कोई उपाधि दे देते थे। किसी को सर की उपाधि मिल जाती थी, SIR सर की उपाधि मिल जाती थी, किसी को गुरु की उपाधि मिल जाती थी, किसी को किस चीज़ की उपाधि मिल जाती थी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि मिली थी। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिल रखी है। अब आप जानेंगे महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। समझ में आ गई आपको बात? तो हर तरीके के टाइटल्स, उपाधियों को खत्म करने की बात करता है समानता का अधिकार। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है? PhD करते हैं तब डॉक्टर नाम के आगे लगता है, वो तो एक तरह की उपाधि ही है ना। आज अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में PhD कर लेती हूँ, ठीक है, या आप कर लेते हैं, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, वो भी तो एक तरीके का टाइटल और उपाधि ही है। जब कोई MBBS का डॉक्टर बनता है तो उसके आगे डॉक्टर लगता है, DR. ठीक है, वो भी तो एक तरह की उपाधि है। इंजीनियर के आगे तो इंजीनियर नहीं लगता, टीचर के आगे तो टीचर नहीं लगता, एक डॉक्टर के आगे डॉक्टर लगता है। समझ में आ गई बात? और फिर आप मुझे बोलेंगे कि मैम क्या बोलते हैं, जैसे कि आर्मी में होते हैं या एयरफोर्स में होते हैं या नेवी में होते हैं तो उनके नामों के आगे भी टाइटल्स लगे होते हैं। जैसे कि अगर नेवी में होगा तो लगता है एडमिरल। जैसे अभी के जो नेवल चीफ हैं वो हैं एडमिरल सुनील लांबा। ठीक है, तो उनके आगे एडमिरल लग रहा है, यानी कि ये एक टाइटल ही है, ये एक उपाधि ही है। ठीक है, एयरफोर्स में होते हैं तो आपके नाम के आगे लगता है विंग कमांडर या फिर जो भी। आर्मी में होते हैं तो कैप्टन, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, मेजर। ठीक है, आर्मी चीफ, क्या जो भी होता है, तो ये उपाधियां ही हैं, टाइटल ही हैं। फिर यानी कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। किसी के आगे पंडित भी देखेंगे आप लगा हुआ, पंडित जो भी आगे लगता है, जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, उनके आगे पंडित, तो पंडित एक उपाधि ही है, टाइटल ही है। और कौन कौन से, जैसे कि परमवीर चक्र होते हैं, अशोक चक्र, यानी कि जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो आर्मी में अगर आपने अपनी शूरवीरता दिखाई है जो जीते जाते हैं, जैसे कि अशोक चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, तो उनके आगे भी क्या बोलते हैं, उनका नाम के आगे ये लगाया जाता है। ठीक है, अगर मैं आज किसी भी जैसे अपन विक्रम बत्रा की बात करते हैं जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनको परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, तो क्या बोलते हैं तो उनका नाम लेने से पहले अपन कैसे सम्मान देते हैं? परमवीर चक्र विक्रम बत्रा। समझ में आ गई बात? तो कुछ कुछ केस में जो है टाइटल्स लगाना जो है उसकी लिबर्टी दे रखी है। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या फिर आपके जो बोलते हैं आर्मी से रिलेटेड जो है आप अपने टाइटल्स लगा सकते हैं। लेकिन देखिए ना, दूसरी तरफ भारत रत्न होता है, जो सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं। क्या बोला मैंने? सिविलियन अवार्ड्स, आर्मी मिलिट्री अवार्ड नहीं, जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और भी कोई। तो अब जैसे सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न जीता, तो अब वो अपने नाम के आगे कभी भी भारत रत्न नहीं लगाता। पूरे देश को बस पता है कि उसको भारत रत्न मिला है, लेकिन अपन उसका नाम लेने से पहले उसको ऐसे नहीं बोलते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं। समझ में आ गई बात? उसको नॉर्मली क्या ही बोला जाएगा? सचिन तेंदुलकर ही बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? तो असमानता का अधिकार हर तरह की उपाधियों को खत्म करने की बात करता है, लेकिन साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो आइए दूसरे संविधान के अधिकार की बात करेंगे, जो कि है स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, या कि आप फिर बोले तो स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में आ गई बात?
स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार आपको पीसफुली जो है असेंबल करने की बात करता है कि आप लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से। आप लोग संघ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? संघ, एसोसिएशंस बना सकते हैं, ठीक है। उसकी आपको आज़ादी है। और आपको किस किस चीज़ की आज़ादी देता है स्वतंत्रता का अधिकार? आपको आज़ादी से फ्रीली पूरे इंडिया में घूमने फिरने की आज़ादी देता है पूरे इंडिया में, ठीक है। आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी देता है ये। और क्या, और किस तरह की आज़ादी होती है कि आप पूरे भारत में जहाँ चाहें वहाँ अपना घर खरीद सकते हैं, अपना रेजिडेंस खरीद सकते हैं, उसकी आज़ादी मिलती है। आप जो चाहें वो कार्य यानी वो काम कर सकते हैं अपनी जीविका के लिए। आप जो चाहें वो कामकाज कर सकते हैं, वह कारोबार कर सकते हैं, उसकी आज़ादी आपको इसके तहत मिलती है। स्वतंत्रता के अधिकार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार आता है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 के तहत, जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता से जीवन जीने का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता और जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसके अंदर दिया गया है कि एक जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसका आपके पास में पूरा अधिकार है। जैसे कि जीवन जीने के लिए एक क्या बोलते हैं, साफ सुथरे पानी की ज़रूरत होती है, पानी पीने की ज़रूरत होती है। तो संविधान कहता है राइट टू लाइफ के अंदर कि सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी जो है वो उपलब्ध कराया जाए। जीवन जीने के लिए एक स्वच्छ पर्यावरण की ज़रूरत होती है। तो संविधान कहता है आर्टिकल 21 के तहत कि एक स्वच्छ पर्यावरण हो जिससे हम अपनी ज़िंदगी जी सकें। जीवन जीने के लिए आपको खाने की स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये सब कहाँ आती हैं? राइट टू लाइफ के अंदर आती हैं, जो कि आर्टिकल 21 में आता है, समानता के अधिकार के अंदर ही, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं बिंदु यहाँ पर आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आपको ये पता होगा कि शिक्षा का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार नहीं था, फंडामेंटल राइट नहीं था। कब? 2009 में जो है शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाया गया। 86वें 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 86वें संवैधानिक संशोधन का जो एक्ट था उसके तहत शिक्षा के अधिकार को जो है एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। किसके अंदर? आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार के अंदर ही शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के अंदर आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार आता है? जीने का अधिकार। जीने के अधिकार के अंदर ही कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। कौन से वे संवैधानिक संशोधन के हिसाब से? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत शिक्षा के अधिकार को जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर जोड़ा गया। जीने का अधिकार किसके तहत हमको मिलता है? स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के अंदर आता है जीने का अधिकार, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बनाया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2009 में इस एक्ट को पारित किया गया और 2010 से, कब से? 2010 से शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया। इसके तहत क्या होता है? 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना अनिवार्य है। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। समझ में आ गई आपको बात? और स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही आपको जानकर हैरानी होगी कि ना केवल नागरिकों को और जो अच्छे नागरिक होते हैं उनको, बल्कि जो लोग चोर, डकैती, आतंकवादी, ठीक है, गुनहगार, ये लोग जो होते हैं, इन लोगों को भी जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब आप पूछेंगे किस तरह की स्वतंत्रता इन लोगों को, कैसी स्वतंत्रता मिलती है इन लोगों को इसके तहत? कि इन लोगों को पूरा अधिकार है अपना पक्ष सामने रखने का। जब इनकी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, न्यायालय में इनकी सुनवाई हो रही है, ट्रायल हो रहा है, तो इनको पूरा अधिकार है कि अपने लिए लॉयर रख सकें और ये अपना पक्ष जो है वो सामने रख सकें। समझ में आ गई बात? और दूसरा कि जब ये पुलिस कस्टडी में होते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर किसी तरह का कोई भी जोर दबाव जो है वो दबाव ना डाले पुलिस, और
ठीक है, इनसे फोर्सफुली कुछ ना बुलवाए और इनको पूरा लॉयर जो है इनको दिया जाए, इनके पास इनका खुद का वकील हो, ठीक है, इनके साथ में कुछ गड़बड़ ना करे, इनको यानी कोई हार्म पहुंचा रही है पुलिस, जब ये पुलिस कस्टडी में है तो इन सब चीज़ों का अधिकार यानी कि इन लोगों को भी दिया जाता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। समझ में आ गई बात। अब तीसरे मौलिक अधिकार की बात करेंगे जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलेगा आपको? अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलेगा। इंग्लिश में बोले तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें क्या होता है बच्चों? हर तरह का इंसानों में क्रय विक्रय यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों में खरीदना बेचना, इंसानों को खरीदना बेचना, इंसानों का, मानव का क्रय विक्रय, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये बैन करता है। दूसरा फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर मतलब बेगार, बेगार समझते हैं ना, भिखारी बनाते हैं कोई आपको फोर्स करके, तो ये उसको भी बैन करता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाल श्रम। बाल श्रम मतलब चाइल्ड लेबर को भी है बैन करने की बात करता है। समझ में आ गई बात। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। आइए चौथे मौलिक अधिकार की तरफ चलते हैं जो कि है धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके तहत क्या है? जिसके तहत ये है बच्चों कि आप देखिए, मैं 3 शब्द बोलूंगी, कंसाइंस, वर्शिप एंड रिलीजन। ठीक है, आप जो चाहे, जिस धर्म के बारे में विचार करना चाहे उस धर्म का आप विचार कर सकते हैं, जिस धर्म को आप मानना चाहे उस धर्म को आप मान सकते हैं, और जिस भगवान की आप पूजा करना चाहें उस भगवान की आप पूजा कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। आपको कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं करेगा, दबाव नहीं डालेगा, ठीक है, कि ये धर्म मत मानो, इसके बारे में विचार मत करो, इसकी पूजा मत करो। और आप चाहें कि मुझे तो किसी भी धर्म को नहीं मानना, किसी की पूजा नहीं करनी, तो आप वो भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार जो है वो आपको कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है आपके मन के अनुसार। आप उस धर्म को मान भी सकते हैं और अपने मन के अनुसार उस धर्म का क्या कर सकते हैं? प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप खुद उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन किसी को कंपेल नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी पे दबाव नहीं डाल सकते कि जिस धर्म की मैं पालना कर रही हूँ तू भी उस धर्म की ही पालना कर। यह कानूनी अपराध है। समझ में आ गई आपको बात। तो और क्या क्या आता है इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर? और क्या क्या आता है? और आता है कि अगर आप अपना कोई धार्मिक संस्था खोलना चाहते हैं, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए कोई धार्मिक संस्था खोलना चाहते हैं तो आप वो भी खोल सकते हैं। ये दिया हुआ है अनुच्छेद 26 में। ये ध्यान रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्र, कोई भी धार्मिक संस्था की अगर आप स्थापना करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में? यह सरकारों को आदेश व निर्देश देता है कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार किसी तरह का, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए कोई कर, कोई टैक्स लागू नहीं कर सकती है। समझ में आ गई बात। फिर और जो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का धार्मिक लेक्चर या फिर धार्मिक असेंबली नहीं की जाएगी। ठीक है, ये है धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, यानी कि सरकार जो है वो निष्पक्ष भाव से काम करेगी। सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार तटस्थ है। ठीक है, सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सरकार के लिए सभी धर्म क्या हैं? समान हैं। ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आइए 5वें अधिकार की, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार या फिर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। यह जो अधिकार है वह किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए है। माइनॉरिटीज कौन होते हैं? जिनकी जनसंख्या कम होती है। हमारे देश में 6 माइनॉरिटी समुदाय हैं। मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय यानी क्रिश्चियन समुदाय, सिख समुदाय, जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, बौद्ध यानी बुद्धिस्ट,
बौद्ध समुदाय और पारसी समुदाय, पारसी, ये सारे जो समुदाय हैं वो काय में आते हैं, माइनॉरिटी सेक्शन या माइनॉरिटी समुदाय, माइनॉरिटी कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। तो शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में दिया गया है, वह किसके लिए है? माइनॉरिटी समुदायों के लिए है। समझ में आ गई बात? इसके तहत क्या होता है कि जो ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी समुदाय हैं 6, जिनके मैंने अभी आपको नाम गिनवाए हैं, यह अपनी भाषा का बचाव कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का बचाव कर सकते हैं और अपने धर्म के अनुसार, ठीक है, अपने शिक्षा के विभाग या शिक्षा की संस्थाएं खोल सकते हैं। ये लोग अपनी भाषा का बचाव कर सकते हैं, लैंग्वेज, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर का बचाव कर सकते हैं, और तीसरा अपने धर्म का कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि मुसलमानों के लिए ही है। तो वो क्या है? एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। समझ में आ गई आपको बात? तो आइए अगले अधिकार की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पता है आपको, बी आर अम्बेडकर से क्वेश्चन पूछा गया, जब बी आर अम्बेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान थे, बी आर अम्बेडकर से यह क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको बोला जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल या अनुच्छेद या पार्ट कौन सा है, तो पता है उन्होंने क्या बोला? कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गई बात? वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार है, या वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। और बी आर अम्बेडकर ने तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और दिल भी कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। तो इसको जानने के लिए और इस चैप्टर के अगले भागों को जानने के लिए मेरे अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।